नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पहलगांव हमले के बाद से भारत लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, तो वहां कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार तरीके से आतंक और आतंकियों के मंसूबों पर कुठाराघात करते हुए दिखाई पड़ रहा है। भारत ने जिस तरीके से वाटर अटैक किया था, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वाटर स्ट्राइक की थी, उसका असर भी अब दिखाई पड़ने लगा है और पाकिस्तान को जाने वाली नदियों के पानी पे उसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। इस बीच दिल्ली में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो भारत पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रयास भी लगातार तेजी से कर रहा है। क्या हुआ आज दिन भर खास, इस मोर्चे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात राजनीतिक खबरों की भी, इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पानी पर रोक के बाद अब भारत के पाकिस्तान जाने वाली दवाइयों पर भी लगाया प्रतिबंध। पर बने बगलिहार और सलाम बांध के सभी गेट बंद, सभी तरह के फार्मा प्रोडक्ट पर बैन। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी। रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा को लेकर 7 मई को राज्यों को मॉक ड्रिल करने का दिया निर्देश। हवाई हमले की स्थिति में चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, पूरा समर्थन देने को कहा। जापान ने भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ जताई एकजुटता। सेना का मखौल उड़ाने पर भाजपा ने विपक्ष को जमकर घेरा, कहा सेना का मनोबल गिरा रहे हैं कांग्रेस नेता। भाजपा का आरोप, कांग्रेस अपना रही है दोहरी नीति। भारत की उदार एफडीआई नीति वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा अवसर। डेलॉय की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मास्यूटिकल्स, वाहन और पर्यटन जैसे क्षेत्र में एफडीआई के लिए आकर्षण का केंद्र। रियल एस्टेट और शहरी विकास में अभूतपूर्व अवसर। खबरों डालते हैं विस्तार से नजर। पहलगाम हमले के बाद से सरकार लगातार एक्शन में है, तो भारत ने 2 बांधों का पानी रोक दिया है, जिसके बाद अखनूर सेक्टर में चिनाव नदी के जल स्तर में बड़ी कमी आ गई है, जो 75 साल में पहली बार देखने को मिला है। इसका असर जल्द ही पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। वाटर स्ट्राइक के अलावा भारत के पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार का फार्मा व्यापार भी बंद करने का फैसला किया है। उधर कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंक और आतंकियों के पनाहगारों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज रक्षा सचिव के साथ अहम बैठक भी की है। आतंकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक, अब नहीं मिलेगी एक भी बूंद। रोका गया चिनाब का पानी। बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद। भारत पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। सरकार ने बगलिहार और जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद करके चिनाब का पानी पड़ोसी मुल्क में जाने से रोक दिया है। इससे पहले सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। खबरों के मुताबिक सरकार की ओर से झेलम नदी में किशनगंगा बांध को भी बंद करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रियासी में रहने वाले स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार के हर निर्णय से वो सहमत हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज दरिया चिनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है, जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है।
भारत ने पाकिस्तान में निर्यात होने वाली सभी तरह के फार्मा प्रोडक्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत से किसी तीसरे देश के जरिए भी कोई भी फार्मा प्रोडक्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली सभी तरह की दवाइयां, जांच उपकरण सहित कैंसर की दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते, तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा। इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री के गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी। इस बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ के सूरनकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। विशेष अभियान समूह SOG पुंछ और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर जंगलों में छिपे एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 IED बरामद की हैं। इसमें पाउडर के रूप में कुछ विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण, कपड़े और कुछ अन्य सामग्री बरामद हुई है। बम निरोधक दस्ते ने सभी IED को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह ठिकाना किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से तैयार किया गया था। यह ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। आतंकिस्तान पर सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और साथ ही कड़ा संदेश दे रही है कि देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। भारत के सबसे विश्वस्त मित्र रूस ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी को आज फोन करके पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदनाएं व्यक्त की तो आतंक के खिलाफ भारत की मुहिम का खुलकर समर्थन किया है। PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे पहले भी विश्व के तमाम देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बात की है और इस घटना के बाद भारत के साथ उनका समर्थन जताया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर ने कड़ी निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया। जापान के रक्षा मंत्री ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करने और समर्थन देने के लिए जापान सरकार का आभार जताया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और जानकारी साझा करने को और सशक्त बनाने पर सहमति जताई। I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology, and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरे विश्व से समर्थन मिल रहा है और दुनिया भर के देश पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो अपने आप में लगातार इस घटना के बाद से जहां दुनिया से समर्थन मिल रहा है, वहीं भारत सरकार लगातार एक्शन में है और किस तरीके से दिन ब दिन कार्रवाई हुई है सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। 23 अप्रैल, क्योंकि 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी, 23 अप्रैल को किस प्रकार से बड़े घटनाक्रम हुए थे हमने देखा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी और CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कई अहम बड़े फैसले लिए थे, जिसके तहत सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया गया था। उसका असर हमने किस तरह से हो रहा उसका खबर भी अभी आपको कुछ देर पहले दिखाई। इसी तरीके से अटारी वाघा बॉर्डर से बंद कर दिया गया था, वहां से आने जाने को रोका गया था, व्यापार को रोका गया था। साथ ही साथ पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया था। जो नए वीजा के लिए अप्लाई किए गए तो उनको वीजा नहीं मिलना था। इसके अलावा जो पहले से थे उनके लिए भी रद्द कर दिया गया था। इसी तरीके से पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि उनकी जो संख्या है उसको घटाकर कम किया गया था। साथ ही साथ डिफेंस अटैचे को एक तरीके से अवैध व्यक्ति घोषित करके उनको देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था। ये तमाम फैसले 23 अप्रैल को हुए। 24 अप्रैल की अगर बात की जाए तो अटारी हुसैनी वाला सदके सीमा पर रिट्रीट समारोह सीमित कर दिए गए थे। जो लगातार रिट्रीट समारोह हुआ करते उसको सीमित किया गया था और तमाम सेरेमनी को कट शॉर्ट करने का फैसला भी किया गया था। इसी तरीके से जल्दी से आगे अगले तथ्यों को अगर जिक्र करें, आपको बताएं तो 25 अप्रैल के लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने फोन पर बात की और पाकिस्तानियों की वापसी सुनिश्चित करने को कहा, क्योंकि जिन लोगों का वीजा था उनका वीजा की अवधि 27 अप्रैल और 29 अप्रैल तक के लिए कर दी गई थी और उनको वापस उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से गृह मंत्री ने फोन करके बात की थी। उस दिन गृह सचिव ने भी तमाम राज्यों के गृह सचिवों से बात की थी, उनसे इस बात के लोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। 26 अप्रैल को आतंकियों के घरों पर कार्रवाई की गई और 1, 2, 3 ऐसे तमाम दिनों को मिला के देखा जाए तो लगभग 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट से उड़ाया गया था और ये आतंक और आतंक के पनाहगारों को एक बड़ा संदेश था कि आपके मंसूबे भी इसी प्रकार से नस्ते-नाबूद या ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में दिन ब दिन किस तरीके से कार्रवाई होती रही उसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से 30 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक की गई, यानी उनको बैन किया गया, बंद किया गया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल्स को बंद किया गया जो कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे थे और पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। इसी तरीके से कई मीडिया साइट्स पर भी बैन किया गया। यह डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार की ओर से की गई थी और 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र को भी बंद करने का फैसला लिया गया था, यानी कि अब इंडियन एयर स्पेस से कोई भी पाकिस्तान का विमान या उनका सैन्य हो या किसी भी अन्य प्रकार का विमान हो वो उड़ नहीं सकता है। यह फैसला भी सरकार ने लिया था। तो लगातार एक्शन लिए जाते रहे। 2 मई के लिहाज से बात की जाए तो भारत सरकार की ओर से IMF से पाकिस्तान को लोन समीक्षा को कहा गया कि साहब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसको जो पैसा मिल रहा है क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है, गलत हो रहा है, इसकी समीक्षा कीजिए, इस बात को कहा गया। PM जो शहबाज शरीफ है उनका जो एक्स अकाउंट है उसको भारत में बंद किया गया, क्योंकि उसके माध्यम से भी लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी। 4 यूट्यूब चैनल को भी बंद किया गया, इसमें तमाम बड़े बड़े लोगों के यूट्यूब चैनल शामिल थे। कई इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया जो कि पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा चलाने का लगातार वो काम कर रहे थे। इसी तरीके से जल्दी से अगले तथ्य की बात करें तो 3 मई के लिहाज से व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया कि साहब कोई व्यापार नहीं होगा, ना आयात ना निर्यात, बात बंद। बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाज़ों के आने जाने को बंद कर दिया गया और कोई भी ऐसा जहाज जिसमें पाकिस्तान का झंडा लगा होगा उसको अनुमति नहीं होगी भारतीय बंदरगाहों पे आने को लेकर। सभी डाक पार्सल भी बंद करने का फैसला लिया गया। तो ये अपने आप में दिखाता कई प्रकार से बड़े तमाम फैसले लिए गए। 4 मई की बात की जाए तो भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। ये 4 मई यानी बीते कल की बात है और जम्मू में बगलिहार बांध के गेट बंद किए गए, जिसकी वजह से पानी वहां पे रुक गया है, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया था जो सिंधु जल समझौता था उसको निलंबित करने का। उसके तहत एक तरीके से हमारे पास हक है और हमने उस हक का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से किस तरीके से वो घटनाक्रम आगे बदला है, जल्दी से अगले तथ्य पे जाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। 5 मई जब हम आज बात कर रहे हैं तो आज भी कई फैसले उस तरह से लिए गए। उसमें फार्मा उत्पादों को सीधे तौर पर प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया, ना ही कोई आयात होगा ना ही कोई निर्यात होगा और मेडिकल उपकरणों पर भी एक तरीके से आयात निर्यात का प्रतिबंध रहेगा और किसी तीसरे देश के माध्यम से भी जो फार्मा क्षेत्र का व्यापार है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। बड़ी संख्या में भारत से दवाएं, मेडिकल उपकरण पाकिस्तान को जाती हैं, यानी पाकिस्तान खरीदता है भारत से, लेकिन भारत ने इस फैसले को लिया है कि नहीं जी, हम आपके साथ व्यापार करने वाले नहीं है। आपकी स्थिति आप जानिए, आप कैसे करेंगे, महंगा खरीदेंगे, दुनिया से जहां से खरीदना खरीदिए। उसी तरीके से सरकार का मंथन भी लगातार चल रहा है, क्योंकि बैठपूर्ण बैठकों का सिलसिला भी लगातार इस घटना के क्रम के बाद से तेजी से हुआ। 22 अप्रैल के लिहाज से अगर बात की जाए, 28 अप्रैल का अगर हम जिक्र करें तो ये 23 अप्रैल PM मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी और हम ये जानते हैं लगातार इस प्रकार की जो खबरें थी हम आप तक लगातार ला रहे थे। 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और ये लगातार बैठकों का दौर
चलता रहा है। इसी तरीके से जल्दी से अगले तथ्यों की अगर बात की जाए तो 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ ही साथ तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके साथ महत्वपूर्ण मुलाकात की, बैठक की, सुरक्षा हालात की समीक्षा की। कई लंबी बैठक और दौर चला था। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री, एनएसए सेना प्रमुख के साथ भी मुलाकात की और इस बैठक को भी बहुत अहम माना गया कि आखिर कई प्रकार के इसमें फैसले लिए गए जिसमें तात्कालिक और दूरगामी परिणामों को लेकर विचार विमर्श किया गया। 3 मई को नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और इसी तरीके से यह महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी है। हर स्थिति का आकलन करने को लेकर, हालांकि जानकारियां बाहर नहीं है, लेकिन ये लोगों का देश की सरकार और प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि वो महत्वपूर्ण बैठकों से बड़े और कड़े फैसले ले रहे होंगे। 4 मई को एयर चीफ मार्शल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये बीते कल की हम बात कर रहे हैं, 4 मई की, और इसी तरीके से लगातार ये महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। और आज 5 मई को भी रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, जो ये अपने आप में बताता है कि सिलसिलेवार तरीके से हर एक पक्ष पे बैठकें, मंथन चालू है और जिस बड़े फैसले की बात लगातार की जा रही है उस पे आगे बढ़ने की बात हो रही है। और इसी खबर पे हम करेंगे आगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। भारत ले रहा एक्शन, आतंकिस्तान में टेंशन, क्योंकि ये लगातार देखने को मिल रहा है और भारत एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। एसपी वैद्य जी हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा प्रोफेसर एवी पांड्या हैं, पूर्व चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन के। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। पांड्या जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जो सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला भारत सरकार ने लिया और अब 2 डैम के गेट बंद किए गए हैं, पानी चिनाब में नहीं जा रहा है, इस फैसले को कैसे देखा जाए और ये जो फैसला लिया गया सिंधु जल समझौते को रद्द करने, निलंबित करने को लेकर, ये कैसे जमीन पर असर दिखाई देता नजर आएगा? पांड्या जी। इसका इमीडिएटली जो पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है वो बंद होगा और ये ऐसा पीरियड है कि जबकि टेम्परेचर्स आर हाईएस्ट और इस समय जो है पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस समय जो है पाकिस्तान को पानी मिलना बंद होना, खास करके चिनाब से, वो एक बड़ा अहम फैसला है और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत सीरियस असर पड़ेगा। अभी पीछे जून आ रहा है, आपको जो है वहाँ पर जो बासमती चावल की जो फसलें हैं उसको उगाने का, नर्सरी रेस करने का अभी जो है वो समय हो रहा है और इस समय अगर आपको सफिशिएंट पानी ना मिले तो आपकी जो खास करके जो एक एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो एक बहुत बड़ी फसल है जी, उसके ऊपर बड़ा ही सीरियस असर पड़ेगा। पांड्या जी, लेकिन सवाल ये है कि लगातार लोग इस बात को तर्क देते हैं कि साहब पानी को रोक सकने की हमारी क्षमताओं पे सवाल उठते हैं, एक बहस उसको लेके चलती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्षमता में हमारा ये रहा है कि अभी तक हमने जो है इंडस ट्रीटी का हमने एक अक्षरशः पालन किया है। हमने एकदम इस तरीके से पालन किया है कि जिसमें कि हमने अपनी साइड से कोई भी फॉल्ट न जनरेट होने का हमने कोशिश किया जी। तो इसकी वजह से यह है कि अभी हमारी जो स्टोरेज क्षमता है वो थोड़ी लिमिटेड है, पर जो भी लिमिटेड है उसको भी हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलाएं तो हम इसका इम्पैक्ट हम जरूर जो है वो उसके ऊपर दे सकते हैं। खास करके ये कि अगर हम हमारी जो पानी की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो ऑपरेशन है वो उसको अगर हम काउंटर साइक्लिकल मोड में चलाएं कि जब पानी ज़्यादा है तब आप चलाएं और जब पानी कम है तब बिल्कुल ना चलाएं, तो इससे जो पाकिस्तान में जो वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और वो वेरिएबिलिटी बढ़ जाने से क्या होता है कि वहाँ की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उससे जो है वो काफी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाई भी पड़ रहा है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई दरिया जो 70-75 साल में कभी जिनमें पानी कम नहीं रहता था वो दिखाई पड़ रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मिस्टर सज्जनहार जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था राष्ट्रपति पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी के पास फोन आना, हमने देखा किस प्रकार से दोनों नेताओं में बातचीत हुई और उन्होंने भारत के प्रयासों का समर्थन जताया। इसको लेकर इस मसले को लेकर कैसे दुनिया भर का समर्थन भारत को मिलता दिखाई पड़ रहा है और रूस के माध्यम से इस बात को फिर से रखना, इसको किस तरह से आप डिकोड करेंगे, किस तरह से आप रखेंगे सामने? जी, बहुत धन्यवाद अरविंद जी। ये जो राष्ट्रपति पुतिन का टेलीफोन कॉल आया है प्रधानमंत्री मोदी को, मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो रूस बहुत पूरी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है, मिलिट्री पावर है और उसके साथ साथ वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस साल के लिए,
तो उसने आज की शाम को ये डिमांड की थी जो एक इन कैमरा कंसल्टेशंस हो, बिहाइंड क्लोज डोर कंसल्टेशंस हो, जिसमें वो सभी कुछ अपनी बातें रखने का वो प्रयास करेंगे। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी बात हुई है राष्ट्रपति पुतिन की, और जो इंफॉर्मेशन दी होगी राष्ट्रपति पुतिन को, वो सारी उनकी डेलीगेशन के पास पहुंच गई होगी। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो रूस किस प्रकार का वहां पर स्टैंड लेगा, किस प्रकार का पोजीशन लेगा, वो मेरे विचार से उनको जरूर रूस को बता दी गई होगी, उनको मालूम भी होगी, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बातचीत की। तो ये मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत और भी देश हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के मित्र हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो वो सभी साथ देंगे। और डॉक्टर जयशंकर ने और भी नॉन परमानेंट मेंबर से भी बात की है। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान को तो एक संदेश है ही है, बहुत बड़ा संदेश, जो रूस भारत के साथ खड़ा है। भारत को संदेश है जो हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे जब आपको मुश्किल या जरूरत होगी। और पूरी दुनिया को भी संदेश है जो भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ, जब उनकी मुश्किल का समय होगा तो एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। वो तस्वीर साफ तौर से बताती है। एसपी वैद्य जी, क्योंकि लगातार दिल्ली में बड़ी अहम बैठकों का दौर सिलसिला हम देख रहे हैं, और आज गृह मंत्रालय के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल की बात की गई है, ये भी अपने आप में दिखाता है कि हम लगातार अपनी हर वो संभव तैयारी कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार की एक संभावित चुनौती के तौर पे आ सकती है हमारे पास में, लेकिन हम जवाब देने को तैयार हैं। एसपी वैद्य जी। हाँ, अरेंद्र जी नमस्कार। ये जो आज होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला है कि 7 तारीख को ये ट्रायल रन होना चाहिए, ये बड़ा अहम है। आप जानते हैं कि जब एयर रेड्स होते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है कि दो देश आपस में टकराएं और युद्ध की परिस्थिति बने, तो ऐसे में एयर रेड्स का खतरा सिविलियन एरियाज में रहता है। तो उसके लिए रिहर्सल करना, उसके लिए तैयारी करना, सायरन को देखना, लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मेडिकल तैयारी क्या है, हमारे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस हैं कि नहीं है, पुलिस और प्रशासन उसके लिए तैयार है। कल को जब ऐसी स्थिति आती है कि जंग हो जाती है, तो जिस तरह भारत हर एक कदम सोच समझ के ले रहा है, उसमें ये भी एक बहुत अहम कदम है, ताकि जो सिविल पॉपुलेशन है वो मेंटली भी तैयार रहे, और इन केस ऑफ वॉर वो लोगों को, सिविल डिफेंस को और पुलिस को, प्रशासन को, मेडिकल सर्विसेज को तैयार रखे, फायर सर्विसेज को। ये सारे बहुत तंत्र हैं जिनकी उस वक्त जरूरत पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है, और भारत पूरी तैयारी कर रहा है कि हम जो ये घटना हुई है उसका बदला लेने के लिए कार्रवाई जब भी होती है, उसकी स्थिति में अगर हमारे ऊपर एयर रेड्स या अटैक एयरफोर्स से पाकिस्तान करता है या इवन मिसाइल्स आती हैं, तो हमें उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और अपनी फोर्सेस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल पॉपुलेशन को किस तरह से तैयार किया जाए उस सिचुएशन के लिए। बिल्कुल, वो तैयारी दिखाई पड़ रही है अपने आप में ग्राउंड में। पांड्या जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी वाटर स्ट्रेटजी किस प्रकार की हो, इस पर हमें बहुत गंभीरता से एक्शन एक प्लान बना के उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मौजूदा जो हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है, उसके तहत हम किस तरीके की वाटर स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ताकि हम बेहतरी से हर वो एक्शन ले सकें जो हमारे पक्ष में है और हमारे खिलाफ खड़े हुए मुल्कों को समझ में आया कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं जो हमने 70 सालों में नहीं किया अभी तक। हमारे पास अभी जो है, हमारी जो स्टोरेज क्षमता है वो थोड़ी लिमिटेड है, पर हम अभी एक कस्प पे हैं जिसमें कि हमारा जो पाकलदुल प्रोजेक्ट है वो और रतले प्रोजेक्ट जो है, ये दोनों अभी कमीशन होने के कगार पे हैं। तो इस समय पे हमें जो है वो इमीडिएटली, जो जैसे रतले प्रोजेक्ट हुआ या पाकलदुल हुआ या उसके ऊपर एक बरसर प्रोजेक्ट है,
उनका हमें कंप्लीशन जो है वो जितना हो सके उतना एडवांस कर लेना चाहिए। और क्योंकि इस टाइम इसका जो है वो इनिशियल फिलिंग का पीरियड होगा, तो इनिशियल फिलिंग के टाइम में जो है हम लोग उसको हमें भरने का जो प्रक्रिया है, जो पहले हम लोग जो एक 7 दिन में जितना पानी आएगा उसमें से पानी छोड़ दिया जाएगा वाला जो प्रोविजन है, उसको हम अब नहीं मानेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक एक पूरा लॉन्ग पीरियड जो है वो पानी भरने के वजह से जो है नीचे में पानी जाना काफी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी तक जो है वो हम ये कोशिश करते थे कि जो इंडस ट्रीटी के प्रावधान है उनसे उनको मना लिया जाए, और इससे लिए हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होते थे। अब जो है ये हमारे पास इंडिया के पास एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चिनाब वैली का जो अभी तक का जो हमारा जो डेवलपमेंट रुका हुआ था, वो डेवलपमेंट को हमें अगले कुछ सालों में वॉर बेसिस पे उसको करके और उसको हमें पूरा कर लेना चाहिए। और इसके सिवा हमें जो है कम से कम हमें 1 या 2 प्रोजेक्ट्स और हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पर कि चिनाब के अंदर हम ज्यादा स्टोरेज हम बना सकें। तो इसके लिए हमारा जो एक वॉर फुटिंग पे हमें वाटर रिसोर्सेज का खास करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम जो है वो हमें अभी बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, जिसके लिए शायद जमीन पे हम तेजी से काम कर भी रहे हैं। मिस्टर सज्जन जी, क्योंकि आर्थिक मोर्चेबंदी को लेकर भी भारत लगातार प्रयास कर रहा है। हमने देखा कि IMF में अपनी बात रखना हो या फिर किस प्रकार से ADB में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से उनके द्वारा दिए जा रहे असिस्टेंस को हमें समझाना हो कि साहब देखिए तो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, या फिर FATF को लेकर फिर से प्रयास करना। आपको लगता है कि ये जो हमारी इकोनॉमिक एक तरीके से स्ट्राइक होगी या जो प्रयास है व्यापार बंद करके, इसका कितना गंभीरता से और जमीन तक असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? जी, मेरे विचार से इसका बहुत ही अच्छा इसका असर पड़ेगा। जो भी आर्थिक क्षेत्र में भारत ये कदम उठाता है, जो अब IMF को हमने अप्रोच किया है, जो भी आपने पैसा देना है, उनके जो अगले ट्रांच आ रहे हैं, तो उसमें ये देखा जाए जो ये पैसा जाता कहाँ है। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान ने अपना जो सारा डिफेंस है उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, और उसमें आर्यन जी ऐसा लगता है जो हर रोज पता नहीं कितने 100 मिलियन डॉलर उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अपने को खाली मोबिलाइज करने के लिए। क्योंकि ये अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पाकिस्तान के पास तो है नहीं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो हमारे पास है। वो समझता है जो भारत किसी भी समय कहीं भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, तो इसीलिए उसको पूरे अपने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से उसको वहां पर सचेत होना पड़ेगा और मुस्तैद होना पड़ेगा। FATF का भी जहां तक है तो हमको उसको वहां पर ले जाने के लिए, और अपने जो और इतने सारे मित्र हैं, रूस है, अमेरिका है, उन सबको ये बताकर जो ये हमला जो हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल जो उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पहले कहा और उसके 6 दिन बाद ये हमला हुआ, तो इसका बिल्कुल इसका तालमेल मिलता है। तो इन सभी अपने जो मित्र देश हैं, जो FATF के मेंबर्स हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और भी जो ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ADB वगैरह है, इनको भी अप्रोच करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्राइक है, और जैसे हमने वहां से बिल्कुल व्यापार एकदम बंद कर दिया है पाकिस्तान से जी, और जो भी हमारा सामान जाता था, चाहे वो थर्ड कंट्री से जाता हो, दुबई से जाता हो, उसको भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा देखिए मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, हर तरफ से सस्टेन्ड प्रेशर हम बनाए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो केवल ऐसा नहीं है जो एक तरीके से कर रहे हैं, परंतु चारों तरफ से उसको घेरने का प्रावधान हो रहा है। बिल्कुल, ये तरीके से दिखाई भी पड़ रहा है किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं। SB वैद्य जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पूरी घटना के बाद से एक नए प्रकार के कश्मीर को भी देख रहे हैं, जहाँ पे आतंक के खिलाफ एक पुरजोर आवाज़ दिखाई पड़ रही है। आपने बहुत लंबे समय तक JNK में सर्व किया, आपको लगता है कि कम से कम एक वो सेंटिमेंट्स को लेके एक बड़ा बदलाव जमीन पे दिखाई पड़ रहा है? जी, सेंटिमेंट में तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे तीसरे दिन आपने देखा कश्मीर में जहां बंद की काल हुर्रियत के कहने पे होती थी, जहां बंद और हड़ताल टेररिस्ट मरने पर होती थी, जबकि ये पहली बार देखने में आया। वहां सभी पार्टियां, सभी वर्ग सोसाइटी के इकट्ठे होकर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और दूसरे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया
और मुझे विश्वास है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं टूरिज्म का डायरेक्ट इफेक्ट उनकी इनकम पे पड़ता है, इस वजह से लोगों ने किया, जो भी वजूहत रही होंगी, इसका मुझे इतना विश्वास है कि पाकिस्तान को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा होगा कि जिस कश्मीर को वो बोलते हैं जगुलर वेन, और वहाँ के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हों, और जो लोग इनोसेंट मारे गए हैं उनकी फेवर में लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली देखने में ग्राउंड में आई है। और देखिए वहाँ एक माहौल, एक सेंटिमेंट जो है वो इस अटैक के खिलाफ पैदा हुआ है। वह हर वर्ग, हर सोसाइटी के हर उसने इसको कंडेम किया है। और जो लोकल टेररिस्ट थे या जो उनकी मदद करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनके घरों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लास्ट किया या उनका वो ध्वंस किया। तो उसमें भी मैंने देखा कि एक लोगों को एक्सेप्टेंस लगी कि ये इस तरह ये बहुत ही घिनौना काम इन्होंने करवाया है, और इनके साथ कोई किसी किस्म की हमदर्दी रखना, बिल्कुल हमदर्दी या सिंपैथी उस तरीके की दिखाई नहीं पड़ रही जो अपने आप में बहुत बड़े बृहद स्तर पे एक सपोर्ट बेस हुआ करता था। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पे जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भाजपा ने कांग्रेस पर किस विषय पर साधा है निशाना। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है। खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है?
ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आज घोष बाबू बहुत खुश हैं। इनके 1,60,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है। खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जहां पूरा देश एक साथ आतंक के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन कई कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी भारत में कम, पाकिस्तान में ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये बयान पाकिस्तान के समर्थन में है तो भारत की सेनाओं का मनोबल तोड़ने वाले भी हैं। कांग्रेसी नेताओं के सिलसिलेवार बयानों के बाद बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है, हमला बोला है, तो कांग्रेस पार्टी पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल, सेना के बारे में दिया विवादित बयान। कांग्रेस नेताओं के बयान पर भड़की बीजेपी। कांग्रेस ने सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक और पूरे देश में उबाल है, तो विपक्षी दल कांग्रेस अपने बयानों की वजह से भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सेना को निशाना बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं पर भारतीय सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि चंद नेताओं को पाकिस्तानी सेना के लिए चीयर लीडर की भूमिका निभाना बंद करना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। सिद्धारमैया से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पाकिस्तानी मीडिया में खूब चल रहे हैं। भाजपा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर भी हमलावर नजर आया। अजय राय ने एक विमान के खिलौने को राफेल बताते हुए उस पर नींबू मिर्च लटकाकर सरकार पर तंज कसा था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राफेल कोई खिलौना नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं।
जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहें, जो वो रिचुअल चाहें, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। गौर करने वाली बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के बयान पाकिस्तानी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और कहा कि हमारे देश में कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, आतंकियों ने लोगों की पहचान पत्र देखकर पर्यटकों को मारा क्योंकि आतंकियों को लगता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं की। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमले में शामिल होने से इनकार करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। पहलगाम में हुए खूनी आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद पर खुलकर निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। वहीं देश के भीतर राजनीति का पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमले की आंच दिल्ली के सियासी गलियारों में भी महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि 1 महीने बाद मुर्शिदाबाद पहुंची ममता दीदी। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने? भी मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हुई घटना के बाद में लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका। उसके बाद ममता दीदी अब पहुंची हैं मुर्शिदाबाद के लोगों का हालचाल जानने के लिए। इतने समय तक ममता दीदी और उनकी सरकार पे गंभीर सवाल खड़े होते रहे कि आखिर किस तरीके से ये अपने आप में पूरा मामला चलता रहा, और बीजेपी समेत तमाम विपक्षी जो दल थे वो लगातार हमलावर भी बने रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम कार्यक्रमों में ममता दीदी शामिल होती रहीं, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सरकारी हो, या फिर तमाम धार्मिक संगठनों के कार्यक्रम हो। लेकिन मुर्शिदाबाद जाने को लेकर उनको 1 महीने के बाद इंतजार करने के बाद उनको वक्त मिला वहां के पीड़ितों से मिलने को लेकर। क्या है पूरी खबर, आज क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ममता को मुर्शिदाबाद के करीब 1 महीने बाद आई याद। ममता बनर्जी ने किया हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा। भाजपा ने ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे पर उठाए सवाल। भाजपा ने ममता के मुर्शिदाबाद दौरे को बताया दिखावा।
मुर्शिदाबाद हिंसा के करीब एक महीने बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा पीड़ितों की सुध लेने पहुंची। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से इतने दिनों तक दूरी क्यों बनाए रखी। जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी से मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं होने की दलील देकर बचने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद के दौरे को लेकर सीएम ममता ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वो पहले भी दौरा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक का इंतजार करना उचित समझा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद हिंसा के प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर तंज कसा है। ममता बनर्जी के दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मुर्शिदाबाद गई हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी वोट की राजनीति करती हैं, लाशों पर, धर्म पर ये वोट की राजनीति करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या सबके लिए रेड कारपेट बंगाल में बिछा के रखी। पूरे बंगाल में हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है। तो 27 दिन बाद ममता बनर्जी घड़ियालू आंसू बहाने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंची, औपचारिकता पूरा करने के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। 8 तारीख को घटना घटा, आज हो गया आपका 5 तारीख को आप जा रहे, तो ये हिंदू तो समझ ही रहे। आपका प्रायोरिटी लिस्ट में हिंदू कहाँ है? नीचे है, इधर ऊपर 30% है, सिर्फ मुसलमान होना है, वो आपका प्रायोरिटी है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, मुसलमान के लिए भी आपका कोई भी चिंता नहीं है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रही भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी। उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर भी हमला किया था। इस हिंसा के कारण कई परिवारों ने इलाके से पलायन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। भारत की उदार एफडीआई नीति वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा निवेश अवसर प्रदान कर रही है। परामर्श कंपनी डेलॉयट ने रिपोर्ट जारी कर ये बात कही है। डेलॉयट ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स, वाहन और पर्यटन जैसे क्षेत्र न केवल एफडीआई के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि रोजगार, निर्यात और नवोन्मेष के इंजन भी हैं, जो भारत की वृद्धि को अगली लहर को गति दे रहे हैं। भारत ने बीमा मध्यस्थ, पर्यटन, निर्माण, अस्पताल और चिकित्सा उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों सहित अधिकांश क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर महत्वपूर्ण प्रगति की है। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, वो भी बहुत समझना अपने आप में बहुत जरूरी है। अगर बात की जाए तो भारत वैश्विक निवेश का केंद्र के तौर पर है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में भारत है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पे। लेकिन किस तरह से 2027 तक $5 ट्रिलियन की एक तरीके से भारत बनता हुआ नजर आएगा अर्थव्यवस्था, और 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। और ये हमारा लक्ष्य भी है एक विकसित भारत को लेकर। अनुमानित विकास दर की बात की जाए 2027 से अगले 2 साल तक, तो ये 6.3% से 8% के बीच में रहने का अनुमान है, डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, जो कि देश के हैं या फिर विदेश के हैं। इस तरीके से मजबूत घरेलू मांग और डिजिटल विस्तार लगातार जारी है। तकनीक आधारित नए जो पैमाने हैं, जो नई व्यवस्थाएं, उसमें भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और डिमांड घरेलू भी बनी हुई और वैश्विक डिमांड को भी भारत लगातार पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत में बाजार व पूंजी के लिहाज से अगर बात की जाए तो चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भारत है और इसने कई देशों को पीछे छोड़ा है, अपना मार्केट कैप को इतना बड़ा बना लिया है। उस लिहाज से आईपीओ में 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई 2013 से 2024, यानी कि एक डिकेड में 10 वर्षों के लिहाज से बात की जाए तो आईपीओ में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। ये दिखाता है कि भारत के प्रति लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। 40% निवेशक जो है भारत में वो 30 साल से कम उम्र के हैं, तो ये भी दिखाता है कि यंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा
विश्वास दिखाई पड़ रहा है इस पूरे मार्केट में, और वो उनका निवेश जो अभी इस उम्र में है तो ये आगे लगातार बढ़ता रहेगा। चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट के तौर पर हमने इस बात का जिक्र किया है कि भारत लगातार बना हुआ है, और किस तरीके से तमाम अन्य बातें। एफडीआई के लिहाज से अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों में 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई भारत में आने का फैसला एक रिफॉर्म के तौर पे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने लिया हुआ, जिसका फायदा बड़ी संख्या में भारत में एफडीआई आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीमा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 100% एफडीआई का एक तरीके से रास्ता खुल ही गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का दुनिया भर का इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है एफडीआई के लिहाज से, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से अगर बात की जाए। विकसित भारत के लिहाज 2047 के लिहाज से अगर बात की जाए तो सूचकांक के लिहाज अगर जीडीपी की बात की जाए तो मौजूदा समय में 3.8 ट्रिलियन है, लेकिन 2047 तक हमको $30 ट्रिलियन से आगे इसको ले जाना है। निर्यात 2% की भागीदारी विश्व में है व्यापार में, तो उसको 10% करना है। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो ये लगभग $2500 है, जिसको 18,000 से $21,000 तक ले जाना है। शहरीकरण की अगर बात की जाए तो ये 35% के आसपास, इसको लगभग 93% तक ले जाने का लक्ष्य 2047 तक रखा हुआ है। तो महिला श्रम भागीदारी जो कि 35% से ज़्यादा है इस वक्त, उसको लगभग 74 से 82% करने का एक लक्ष्य है। साथ ही साथ साक्षरता दर 77%, जिसको 100% करना है। और डिजिटल कनेक्टिविटी 5G है, जिसमें 6G 7G जैसे अग्रणी देशों के तौर पर भारत अपने आप को उसमें शामिल कर सके। ये अपने आप में तमाम बड़े लक्ष्य हैं जो डेलॉयट की इस रिपोर्ट पे दिखाई पड़ता है। इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है, खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए। इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था डेलॉयट रिपोर्ट्स का, जिसके तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कई तमाम बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया गया। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कपूर हैं, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेलॉयट की इस रिपोर्ट में क्या बड़े फैक्टर्स आप देखते हैं जो ये दिखाते हैं या इंडिकेट करते हैं कि आज देश कहाँ पे खड़ा हुआ और कैसे एक ब्राइट स्पॉट के तरीके से आगे बढ़ता हुआ, वो इंडिकेशंस भी दे रहा है? देखिए, जो डेलॉयट की रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, और आज के पर्सपेक्टिव में देखने के लिए या परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए 2 या 3 चीज़ें जो इसमें बहुत उभर के आती हैं। और पहली बात यह है कि जो एफडीआई का जो आना है, जो आपके वैश्विक निवेश जो इंडिया में हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रहा है। उसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो वो लगभग 1% ऑफ जीडीपी है इंडिया के अंदर, और यूएसए के अंदर अगर हम देखते हैं वो 1.25% ऑफ जीडीपी है। ये देखने के अंदर अगर ऑफ कोर्स साइज में वो फर्क है, बट अगर आप देखें तो फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इंडिया जो है एक हॉटस्पॉट बन रहा है निवेश के लिए। दूसरी चीज जो ये निवेश है, ये 2 चीजें बहुत अच्छे से दर्शाती हैं जी। एक ये चीज बहुत क्लियरली दिखा रही है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका जो पॉजिटिव रुझान है वो क्लियरली दिखने को मिल रहा है जी। जैसे कि अगर हम 100% एफडीआई सेक्टर्स की बात करते हैं, दूसरी चीज इन्होंने जैसे अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स किया है जी, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बात करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या अगर आप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की बात करें या ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज की बात करें, तो ये आपका वीसी मनी है और जो आपका निवेश है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दर्शा रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लगभग क्लोज टू अबाउट $30 बिलियन हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जॉब क्रिएशन पोटेंशियल भी बहुत है। और एक इंपॉर्टेंट जो बात इस रिपोर्ट के अंदर है जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो शायद आपने बोला भी नहीं, वो ये है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हुए हैं पिछले गत वर्षों के अंदर, और वो 62 मिलियन, लगभग 6.2 करोड़ जॉब्स इंडिया में क्रिएट हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर। एक वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो गवर्नमेंट पूरा कर रही है, क्योंकि अगर ये जॉब्स नहीं क्रिएट होते तो ऑफकोर्स जो आप डिमांड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे
लोग पैसा खर्च रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब क्रिएशन है, इसलिए आपका उसके ऊपर आपका इंटरनल डिमांड भी बन रहा है, और उसके साथ में आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे उभर के आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर कपूर, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी, क्योंकि एक हम कहाँ खड़े हैं और अभी तक हमने क्या रास्ता तय किया है, ये तस्वीर आपने भी जिक्र किया, लेकिन यहां से आगे क्या भविष्य, फ्यूचर क्या, उसकी भी एक सुनहरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है इसमें। देखिए, जो आगे की जो तस्वीर है वो सुनहरी ही है जी। अगर हम बात करें, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, तो जो लगभग हमारा आज इस साल जो हमारा ग्रोथ रेट हुआ है, और अभी आज ही आपके मॉस्पी ने डेटा निकाला है जिसके अंदर लगभग हमारा 6.4% ग्रो किया है पिछले साल के अंदर। बट हमारे को ये देखना, कई लोग कहेंगे कि 6.4% कम है, मैं उससे टोटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर आप देखें जो ग्लोबली जो नेगेटिव हेडविंड्स हैं उसके देखते हुए 6.4% बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम उसको आगे देखते हैं, अगर इंडिया 7 to 8%, 9% अगर ग्रो करता है, तो दैट मीन्स कि जो हमारी इकोनॉमी है वो लगभग हर 8 साल में डबल करेगी। तो जो हमारा जो फ्यूचर है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, वो बहुत पर्सपेक्टिव और वो होगा। वो ये हो सकता है कि वो 2047 है या 2045 है या 2052 जी, वो उसके अंदर इतना से ही फर्क होगा जी। ये नहीं होगा कि वो हम वहां नहीं पहुंचेंगे, वो हम डेफिनेटली पहुंचेंगे। हो सकता है सर उससे पहले भी पहुंच जाए, ये भी हो सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं। सर वक्त बहुत सीमित है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पॉइंट्स को सामने रखा। डॉक्टर अमित कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और फिलहाल न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राजधानी दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिसके विश्व-स्तरीय पुनर्निर्माण का कार्य पीएम मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन पर भीड़ और ट्रैफिक दो बड़े मुद्दे थे, जिस पर कार्य किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कौटिल्य फेलोज प्रोग्राम 2025 में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने भारत की उभरती ताकत और एक इकोनॉमिक प्लेयर, विकास साझेदार और टैलेंट हब के तौर पर विश्व में मजबूत योगदान के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत के बारे में दुनिया की बदलती धारणा पर भी अपने विचार साझा किए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। दिल्ली के दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध घुसपैठियों सहित उन्हें सहयोग करने वाले और झूठे दस्तावेज बनाने वाले पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया कि पिछले 6 महीनों में 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेजा है। साथ ही 100 से ज्यादा अन्य देशों और अवैध घुसपैठियों को भी वापस भेजा है। दिल्ली के तैमूर नगर में स्थित नाले के पास से डीडीए प्रशासन ने दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाले के 9 मीटर तक के इलाके में बने कई अवैध इमारतें और उनके ढांचे को हटाने का कार्य किया गया। इसमें कई बुलडोजर के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली में एनडीएमसी ने सोमवार को मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्राचीन हनुमान मंदिर पर श्रमदान के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीएमसी की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के विजन और मिशन के साथ काम कर रही है। दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील कमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, बलराज, परमजीत सिंह, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वो अगली तारीख पर इन सब की कोर्ट में पेशी सुनिश्चित करें। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने के मामले में गठित 3 सदस्यीय जजों की कमेटी ने जांच पूरी कर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को 4 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन सोमवार को 14वें दिन भी जारी रहा। इस ऑपरेशन के दौरान एक एसटीएफ के 2 जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गए। आईईडी ब्लास्ट होने से जवानों के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।